हेलो दोस्तों, आज आप राजीव प्रकाशन कक्षा 10 के प्रश्नावली 4.5 के अंतिम भाग में सारे प्रश्नों का हल देखेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इसका अभी तक आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा आई बटन पे, यहाँ से आप देख सकते हैं। 13वां प्रश्न है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो पहले हम प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हल करेंगे। अभी तक हमने जितने भी प्रश्नों को हल किया है, पहले प्रश्न में जो भी दिया होता है उसकी सहायता से द्विघात समीकरण बनाते हैं और फिर उसे हल करके मान प्राप्त कर लेते हैं। तो वही काम यहाँ भी करना है। अब यहाँ बात हो रही है आयताकार खेत की, तो एक आयत ड्रॉ कर लेते हैं और इसे नाम भी दे देते हैं ABCD। यहाँ कह रहा है कि विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो छोटी भुजा है आयत की, तो ऑब्वियस है कि क्या होगा, चौड़ाई होगा। अब इसे मान लेते हैं कि ये x है, ठीक है। और एक विकर्ण ड्रॉ कर लेते हैं AC। अब जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो कितना हो जाएगा, x + 60 हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो बड़ी भुजा है तो वो लंबाई होगी और छोटी भुजा से कितनी अधिक है, 30 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, x + 30। अब हमें पता है कि आयत के जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, तो यहाँ x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x + 30। और हमें ये भी पता है कि आयत का जो विकर्ण होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का वर्ग बराबर लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। अब ये होता कैसे है ये समझ लेते हैं। देखिए, आयत में जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने अंश का होता है, 90 डिग्री, है ना। अगर मान लीजिए मैं यहां से एक त्रिभुज लेता हूं ABC, तो ABC में जो कोण B है वो 90 डिग्री है, तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगा, कर्ण। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब यहाँ पर जो आधार है वो क्या है, लंबाई है, और जो लंब है वो क्या है, चौड़ाई है। तो इस प्रकार से ये पाइथागोरस प्रमेय है ना, तो इसी की सहायता से ये फॉर्मूला बनता है। तो आप यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो यहाँ से द्विघात समीकरण मिल जाएगा और उसी की सहायता से हम इसे हल कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से बनता है। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। माना ABCD एक आयताकार मैदान है जिसमें छोटी भुजा BC, बड़ी भुजा AB तथा विकर्ण AC है। अब अपने सुविधा अनुसार आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। भुजा BC ले लीजिए, छोटी भुजा, या तो AD ले लीजिए, और भुजा जो बड़ी भुजा है वो या तो AB ले लीजिए या तो फिर BC ले लीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। अब मान लेते हैं, माना आयताकार मैदान की छोटी भुजा BC = x मीटर। तब विकर्ण क्या हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया, विकर्ण AC = छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो x + 60 मीटर हो जाएगा। और बड़ी भुजा AB बराबर x + 30 मीटर, जो कि छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। अब वही फॉर्मूला लगा लेंगे, विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। चूंकि
या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में विकर्ण x+60 का वर्ग बराबर इसका वर्ग धन इसका वर्ग। ठीक है, तो आपकी मर्जी, चाहे जैसे लिखे। तो मैं यहाँ सीधे लिख रहा हूँ, चूंकि विकर्ण AC का वर्ग बराबर, अब ऐसे लिखने में कंफ्यूजन होगा तो सीधे लिख दे रहा हूं मैं, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। चूंकि विकर्ण का वर्ग बराबर लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। अब मान रख लेते हैं इसमें, तो यहाँ आ जाएगा x+60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लंबाई जो है बड़ी भुजा वो x+30 है, तो x+30 का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई जो है वो x है, छोटी भुजा, तो x का स्क्वायर। अब इसे चलिए अगले पेज पे हल कर लेते हैं। अब यहाँ x+60 का अगर होल स्क्वायर a+b के होल स्क्वायर से हम खोलेंगे तो पहले पद का वर्ग धन 60 का अगर वर्ग करेंगे तो 3600 आ जाएगा, 6 छः के 36 होता है, और एक जीरो को अगर वर्ग करेंगे तो 00 हो जाएगा प्लस। अब दोनों के गुणनफल का दूना होता है तो 60 है, 60 का अगर x में मल्टीप्लाई किया तो 60x, और 2 का और मल्टीप्लाई कर दिया 60 में तो 120x हो जाएगा इज इक्वल टू। अब इधर है x+30 का होल स्क्वायर, तो पहले पद का वर्ग x स्क्वायर हो जाएगा, और 30 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 तिरका 9 होता है, और एक जीरो को 00 कर देंगे धन दोनों के गुणनफल का दूना, तो 30 का अगर x में मल्टीप्लाई किया तो 30x, और 30 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 60, तो 60x धन x स्क्वायर पहले से था। अब इसे और सिंप्लीफाई कर लें, तो पहले x स्क्वायर से x स्क्वायर एक कैंसिल कर लेते हैं, इधर भी प्लस में है इधर भी प्लस में है, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। अब इन सबको उठा के इधर कर लेते हैं, ठीक है, तो आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। तो इधर ऑलरेडी कितना है x स्क्वायर प्लस 60x, सीरियल वाइज लिख रहा हूँ मैं, प्लस 900, और यहाँ प्लस में है तो इधर आके माइनस 3600, माइनस ये 120 इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 120x इज इक्वल टू 0। अब जोड़ घटा लेते हैं, जो भी जुड़ेगा और घटेगा। यहाँ x स्क्वायर 60x है और माइनस में 120x है, तो प्लस 60 माइनस 120, तो माइनस बड़े अंक के साथ है तो इसलिए माइनस में 60x आ जाएगा, और प्लस 900 है माइनस 3600 है, तो माइनस वाला जो अंक है वो बड़ा है, इसलिए जब घटाएंगे तो माइनस में आएगा, और 3600 में से अगर 900 निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2700 बराबर 0। अब 2700 का गुणा हमें x स्क्वायर के गुणांक के साथ जो कि 1 है इसे करना है, और इनका ऐसा खंड करना है कि जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए 60। तो यहाँ 9 तिरिक 27 हमें पता है, तो 90 गुणे 3 करूँ 30, सॉरी, तो 90 गुणे 30 करूंगा तो 2700 आ जाएगा, 9 तिरिक 27, और 00 है तो 00 लगा दिया, है ना। अब 90 में से अगर 30 को घटा रहा हूँ तो कितना आ रहा है 60, तो हो गया काम हमारा। यहाँ पर क्या रखना है 90 माइनस 30, तो एक्स स्क्वायर माइनस इसकी जगह 90 माइनस 30, और बाहर x माइनस 2700 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का गुणा माइनस 90 का अगर x के साथ हुआ तो 90x, माइनस माइनस का गुणा प्लस 30 का अगर x के साथ किया तो 30x, फिर माइनस 2700 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन दिख रहा है x, तो x को बाहर निकाला तो यहाँ से मिल जाएगा 1x बचेगा, माइनस यहाँ बच जाएगा 90, फिर प्लस इन दोनों में कॉमन दिख रहा है 30 को अगर बाहर निकालता हूँ तो यहाँ बच जाएगा x, फिर माइनस है तो माइनस, और 3 नमा 27 होता है, और 2 जीरो बच जाएगा, सॉरी 1 जीरो बचेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ मिलेगा हमें 90, दो ब्रैकेट सेम आ गया इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को उठा के कॉमन निकाल लेते हैं, तो x माइनस 90 को अगर कॉमन लिया तो बचेगा क्या x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ एक बार लेंगे x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 90 या x इज इक्वल टू माइनस 30। अब हम जानते हैं कि कोई भी भुजा जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती है ना, धनात्मक होगी, तो इसलिए यहाँ हम लिख लेंगे चूंकि भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती इसीलिए x इज इक्वल टू 90।
अब सबसे छोटी जो भुजा है उसे हमने x माना था, वो 90 मीटर का हो गया। हम लिख सकते हैं अतः आयताकार मैदान की छोटी भुजा, आयताकार मैदान की छोटी भुजा x इज इक्वल टू 90 मीटर, और बड़ी भुजा x प्लस 30 थी, बड़ी भुजा x प्लस 30, इससे मैंने यहाँ कंटिन्यू किया, ठीक है। x प्लस 30 इज इक्वल टू 90 प्लस 30 बराबर हो जाएगा 120 मीटर। अब देख लेते हैं विकर्ण ज्ञात करना है कि नहीं प्रश्न में। यहाँ दिया है खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, सिर्फ भुजाएं ज्ञात करनी थी तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी थी, तो हमने ऑलरेडी पता कर लिया है। अगर विकर्ण भी पता करना हो तो हमें क्या रखना है, 90 प्लस 60, तो हमें मिल जाएगा विकर्ण भी, ठीक है। तो ये हो गया इसका उत्तर, 90 मीटर और 120 मीटर। तो अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14वां प्रश्न है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न को समझ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याएं कह रहा है, तो चलिए मान लेते हैं कि एक संख्या है x और दूसरी संख्या है y, इनके वर्गों का अंतर। अब यहाँ अच्छा ये डिसाइड हमें करना पड़ेगा शुरू में ही कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, क्योंकि देखिए जब बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटाते हैं तो जो मान मिलता है वो धनात्मक मिलता है। तो मान लेते हैं कि x जो है वो क्या है, ग्रेटर देन y, x y से बड़ा है। अब कह रहा है प्रश्न में कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो पहले का वर्ग बड़ी संख्या का वर्ग ऋण छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना आ रहा है, 180। फिर आगे कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ठीक है। छोटी संख्या का अगर वर्ग कर रहे हैं तो वो बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, x, तो इसके 8 गुने के बराबर है, यही कह रहा है प्रश्न। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1 और इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 2। अब इस मान को हम इसमें प्रतिस्थापित कर दें तो हमें द्विघात समीकरण मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं इसे, पहले इसे इरेज कर लेते हैं और फिर हल। माना दोनों संख्याएं क्रमशः x और y हैं। अब यहां ये भी लिख लेंगे जहां x इज ग्रेटर देन y। अब प्रश्नानुसार कह रहा है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180, ये बन गया समीकरण नंबर 1। और या तथा y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, या x इंटू 8 या 8x लिख सकते हैं, है ना। यही कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, अर्थात अगर छोटी संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है, ठीक है। अब इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से y स्क्वायर का मान अगर समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दूं तो यही लिखेंगे, समीकरण 2 से y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180। अब यहीं से हमें मिल गया द्विघात समीकरण, इसे उठा के इधर कर लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 8x ये इधर आके माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब 180 का गुणा हमें x स्क्वायर के गुणांक के साथ जो कि 1 है से करना है, तो 180 ही मिलेगा, और 180 का ऐसा खंड करना है कि जोड़ने या घटाने पे हमें क्या मिल जाए, 8। तो इसे छोटे छोटे खंडों में बांट लेते हैं, 5 दूनी 10 और 2 तिहाई 6, सॉरी 2 तिहाई 6 तिरक 18, 18 का अगर 10 में गुणा करेंगे तो 180 मिलेगा। अब इसी में हम बना लेते हैं 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6 तिरक 18, 18 गुणित 10 करेंगे तो 180 मिलेगा, और 18 ऋण 10 करेंगे तो 8 मिल जाएगा। तो इसकी जगह हमें क्या रखना है,
18 ऋण 10, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 ब्रैकेट क्लोज, बाहर एक्स माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का गुणा माइनस, 18 का अगर एक्स में किया तो 18x, माइनस माइनस का गुणा प्लस 10 का अगर एक्स में किया तो 10x, ऋण 180 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x, तो x को अगर बाहर निकाल लिया मैंने तो यहाँ 1x बचेगा, माइनस यहाँ से 18 बच जाएगा, और फिर यहाँ प्लस है तो प्लस उतार लिया, और इन दोनों में कॉमन दिख रहा है 10 को अगर बाहर निकाल लिया तो यहाँ x बचेगा, और माइनस 10 से अगर इसे भाग देंगे तो 18 बच जाएगा बराबर 0। अब चलिए अगले पेज पे इसे हल कर लेते हैं। यहाँ से हमें 2 ब्रैकेट से मिल रहा है तो उसे उठा के कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ नेक्स्ट पेज पे आएगा, x माइनस 18 को अगर कॉमन निकाल रहा हो तो एक ब्रैकेट में मिलेगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब वही करना है हमें, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू 18 मिलेगा एक बार, या x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ऋण 10। अब मान रख लेते हैं बारी बारी। यदि x बराबर 18, तब समीकरण 2 से, समीकरण 2 में चाहे मान रखिए चाहे समीकरण 1 में रखिए, ठीक है, वैल्यूज वही आएंगी। समीकरण 1 किए थे ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो किसी में भी रखिए, तो ये आसान है दिख रहा है रखने के लिए, तो इसलिए इसमें रख लो, ठीक है। x का मान अगर 18 रखेंगे तो 18 का गुणा 8 में हो जाएगा, फिर जो मान मिलेगा उसका स्क्वायर कर लेंगे, है ना, तो ये आसान दिख रहा है। सॉरी, समीकरण 2 से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 गुणित x की जगह 18 रख लेंगे, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का 8 में गुणा किया तो 144 मिला, और अगर इसका वर्गमूल निकाला जाए तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस में आएगा 12 ना, बाहर जब आता है तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मान मिलते हैं हमें। और यदि एक बार x इज इक्वल टू माइनस 10, तब समीकरण 2 से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 गुणित ऋण 10, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ऋण 80, तो y बराबर, इसका अगर वर्गमूल निकालें, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि यदि करनी में कोई ऋणात्मक संख्या होती है तो उसका कभी भी वर्गमूल निकल ही नहीं सकता है। ये संख्या क्या होगी, काल्पनिक या अवास्तविक होगी। तो ये काल्पनिक संख्या है तो हम किस मान को कंसीडर करेंगे, इसी मान को कंसीडर करेंगे, है ना। x बराबर 18 तो मिलेगा, एक बार x 18 कॉमा माइनस 12, और एक बार मिलेगा 18 कॉमा प्लस 12, क्योंकि y के जो वैल्यूज हैं वो 2 मिल रहे हैं हमें, तो ये तो काल्पनिक हो गई। अतः संख्याएं क्रमशः 18 और 12 या 18 ऋण 12 है। तो ये हो गया इसका उत्तर। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पंद्रहवां प्रश्न है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा समय कम लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब जैसा कि इस प्रश्न में दिया है, कह रहा है कि यदि चाल को 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बढ़ा दें तो टाइम तो कम लगेगा ही, है ना। तो प्रश्न को पहले समझ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद हल करेंगे। यहाँ दिया है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो दूरी यहाँ पर 360 किलोमीटर है, ठीक है। और फिर एक समान चाल को हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। अब अगर हमें समय ज्ञात करना हो, समय बराबर क्या हो जाएगा, अब आप इस सूत्र के बारे में तो जानते ही होंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब अगर समय को मैं इधर भेज दूं तो चाल नीचे आ जाएगा, है ना, तो दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो समय बराबर दूरी कितना दिया है 360, और
चाल जो है वो कितना है, x हमने माना है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब दूसरे कंडीशन में बोल रहा है यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक हो जाए तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो जा रहा है ये। तो दूसरे के लिए क्या बनेगा, 360 समय जो है बराबर 360 बटा x प्लस 5 बन जाएगा। अब इसी में देखिए, इसमें कम समय कौन ले रहा है, ये है ना। तो अगर इन दोनों को मैं बराबर करके लिखना चाहूँ, 360 बटा x बराबर 360 बटा x प्लस 5। अब इसमें कम समय कौन ले रहा है, ये वाला ले रहा है। तो कम समय ये अगर ले रहा है, तो अगर मैं इसमें घटा दूं, ये ज़्यादा समय ले रहा है ना, समय 1 घंटा ज़्यादा ये ले रहा है। तो अगर इसमें मैं -1 कर रहा हूँ तो ये दोनों बराबर लिख सकते हैं, या तो क्या करूँ, इसमें +1 कर दूं। ये 1 घंटा समय कम ले रहा है तो इसमें मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो दोनों को हम बराबर करके लिख सकते हैं। आ गया समझ में, या तो इसमें घटाइए या तो इसमें जोड़िए। जो कम है उसमें हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जो ज़्यादा है उसमें क्या करेंगे, घटाएंगे समय को। आ गया समझ में। तो इसी की सहायता से हमें समीकरण मिलेगा। तो चलिए इस प्रश्न को भी हल करते हैं। अभी दोबारा जब समझाऊंगा इसमें तो आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली, अगर अब भी ना समझ में आया हो तो। माना रेलगाड़ी की एक समान चाल इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। चूंकि चाल बराबर दूरी बटा समय, या समय बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, जैसा कि मैंने बताया था, चाल को नीचे लाएं तो दूरी बटा चाल। इसलिए 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय बराबर 360 बटा x, और जब चाल 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाती है तब 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय बराबर 360 बटा x धन 5। प्रश्नानुसार मैं मान लेता हूं कि दोनों जो है वो बराबर समय ले रहे हैं। अगर बराबर से समय ले रहे हैं तो 360 बटा x बराबर क्या लिख दूंगा, 360 बटा x प्लस 5। लेकिन मुझे पता है कि ये 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ज़्यादा तेज़ चल रहा है, तो ज़्यादा तेज़ चल रहा है तो ये कम समय लेगा, है ना। तो ये कम समय ले रहा है, कितना, 1 घंटा का समय। तो अगर कम समय ले रहा है तो इसमें मुझे जोड़ना पड़ेगा दोनों को बैलेंस करने के लिए, है ना। और अगर ये ज़्यादा समय ले रहा है तो इसमें मुझे घटाना पड़ेगा। तो आप चाहे घटा लीजिए 1 घंटे को इधर, या तो इधर जोड़ लीजिए। तो ये अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आएगा तो आप आराम से हल कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जो ज़्यादा समय ले रहा है उसमें 1 घंटे को घटा देना है, और जो कम समय ले रहा है उसमें हमें जोड़ देना है। चलिए यहाँ जोड़ देता हूँ। अब यहाँ से अगर विघात समीकरण बनाना है तो हमें चर पदों को एक साइड रखना पड़ेगा और अचर पदों को दूसरे साइड। तो 1 को इधर ही रहने देते हैं, इसे उठा के इधर कर लेते हैं। तो 360 बटा x यहाँ ऑलरेडी प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, -360 बटा x प्लस 5 बराबर 1। अब यहाँ इन दोनों का एलसीएम लेते हुए कर लीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। x और x प्लस 5 का अगर एलसीएम लिया तो x प्लस 5 पूरा एलसीएम आ जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा 3, 360 से किसका, x प्लस 5 का, और यहाँ ऋण है तो ऋण लगाया, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, और x का मल्टीप्लाई 360 के साथ हो जाएगा। तो 360x बराबर 1।
और फिर अगले पेज पे कर लेते हैं इसे हल। यहाँ जो मिला था हमें वो था 360 एक्स प्लस 5 और फिर ऋण 360 एक्स बटा एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस 5 बराबर 1। अब इसे सरल कर लेंगे, 360 का एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो 360 एक्स धन 360 का अगर 5 में गुणा किया तो ये मिल जाएगा हमें 1800 ऋण 360 एक्स बटा, इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स का एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर और एक्स का प्लस 5 के साथ हुआ तो प्लस 5x बराबर 1। यहाँ देखिए माइनस में 360x है और यहाँ प्लस में है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर, ये प्लस में ही है 1800, यही मिलेगा। इसे उठा के इधर कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x ये इधर आके माइनस में हो जाएगा 1800 बराबर, इधर बचेगा 0। अब फिर 1800 का गुणा हमें एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ जो कि 1 है से अगर किया जाए तो 1800 ही मिलेगा, और 1800 का ऐसा खंड करना है कि जोड़ने या घटाने पे क्या मिल जाए 5। तो 1800 का अगर छोटे छोटे खंडों में मैं बांटूँ तो ये मिलेगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। तो यहाँ 5 15 दूना 30 9 बचे 45, चलिए 45 3 तिरका 9 बचे 45, इसे रिजर्व कर लिया मैंने, ठीक है। अब बचा ये 2 दूनी 4 दूनी 8 8 5 40, है ना। इनका भी गुणा करेंगे कितना आएगा 1800, सॉरी ये 40, और 45 में अगर 40 को घटाऊंगा कितना आ जाएगा 5 ना। तो ये हमारा काम बन गया। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस इसकी जगह क्या रखना है 45 ऋण 40 ब्रैकेट में फिर एक्स माइनस 1800 बराबर 0, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 45 का अगर एक्स में हुआ तो 45x माइनस 40 का अगर एक्स में हुआ तो 40x ऋण 1800 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन दिख रहा है x, तो x को बाहर निकाला तो x धन 45 यहाँ से बच जाएगा, और फिर यहाँ इन दोनों में कॉमन है 4, 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, है ना, तो डिवाइड हो जाएगा 4 चौक 16 4 पंचे 20। तो इसलिए ऋण, पहले तो ऋण है तो ऋण को कॉमन ले लिया, फिर 40, तो ऋण कॉमन लेने की वजह से यहाँ प्लस में बचेगा x, और ये भी किस में आएगा प्लस में, कितना आ जाएगा 45 बराबर 0। अब दो ब्रैकेट सेम मिल रहे हैं तो x प्लस 45 को अगर बाहर निकाल लिया मैंने तो यहाँ से बच जाएगा x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब एक बार वही करेंगे, x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक बार x इज इक्वल टू माइनस 45 या x इज इक्वल टू 40। अब हमें पता है कि जो चाल है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती है, कभी धनात्मक ही होगी, तो इसलिए हम रीजन लिख लेंगे इसका, चूंकि रेलगाड़ी की चाल, या ऐसे भी लिख सकते हैं चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, या रेलगाड़ी की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसीलिए x इज इक्वल टू 40 को हम कंसीडर करेंगे। अतः रेलगाड़ी की चाल जिसे हमने x माना था इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ये हो गया इसका उत्तर। अब चलिए अगला प्रश्न हल कर लेता। 16वां प्रश्न है, दो पानी के नल एक साथ एक हौज अर्थात टंकी को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। तो अलग अलग हमें बताना है कि बड़े व्यास वाला नल कितने घंटे में उस टंकी को भरता है और कम व्यास वाला नल उस टंकी को कितने समय में भर देता है। अब इससे पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं फिर हल करेंगे, ठीक है। बड़ा व्यास वाला नल है तो जिस नल का व्यास बड़ा है तो मुहाना बड़ा होगा और ज़्यादा पानी गिरेगा तो जल्दी भर देगा, और जिस नल का व्यास जो है वो कम है उसका मुहाना छोटा होगा तो
कम पानी गिरेगा और ज़्यादा समय लेगा, है ना। तो यहाँ प्रश्न में भी वही कह रहा है। मान लेते हैं कि इसका जो समय है टंकी भरने का वो x है। अब ये जो है बड़ा वाला नल वो छोटे वाले नल से 10 घंटे कम ले रहा है, तो ये 10 घंटा अधिक लेगा, तो x प्लस 10 हो जाएगा। तो ये तो ऐसे हो गया। मैं अब यहाँ पर एक उदाहरण लेके आपको समझाता हूँ कि इस प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो है बड़ा वाला नल वो 5 घंटे में भर देता है उस टंकी को, और अगर इसमें 5 रखूँ तो ये कितना हो जाएगा, 15 घंटा लेगा। ये 5 घंटा ले रहा है तो ये 10 घंटा अधिक ले रहा है। ठीक है, ये जो उदाहरण ले रहा हूँ इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है ना, इससे रिलेटेड नहीं है, ये अलग से आपको समझा रहा हूँ जिससे क्लियरली आपको समझ में आ जाए। और ये ऑब्वियस है कि 15 घंटा ले लेगा, 10 घंटा अधिक ले रहा है। अब हमें क्या करना है, यूनिटरी मेथड का यूज़ करना है। मान लेते हैं कि 5 घंटे में एक टंकी को ये भर रहा है, 5 घंटे में एक टंकी को भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भाग भरेगा उस टंकी का, 1/5 भाग, है ना। 5 जो है इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 1 घंटे में 1/5 भाग भरेगा उस टंकी का। अब छोटे वाले नल की बात करूं तो ये 15 घंटा ले रहा है, 15 घंटा एक टंकी भरने में ले रहा है, तो 1 घंटे में 1/15 भाग भरेगा उसका, है ना। तो अगर दोनों नल को एक साथ खोला जाए तो 1 घंटे में दोनों नल मिलकर कितना भाग भरेंगे उसका, दोनों को ऐड करेंगे, 1/5 प्लस 1/15। ठीक है, अब ये जो है वो इस समय, अब इसे भी समझाता हूँ। टोटल समय कितना लग रहा है, दोनों पानी के नल एक साथ हौज को जब दोनों को एक साथ खोल रहा है तो इतना इतना घंटा ले रहा है। ठीक है, तो कुल समय कितना लग रहा है। अब इसे हम फ्रैक्शन, ये मतलब मिक्स फ्रैक्शन में है, इसे इन प्रॉपर बना लेते हैं। 9/3/8 है, तो 8 8 9 72 और 3 जोड़ देंगे तो 75/8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुल समय लग रहा है। तो 1 घंटे में दोनों नल एक साथ कितना भाग भरेंगे, तो 1 घंटे में अगर भाग इसका पता करना हो, अर्थात टंकी का कितना भाग ये 1 घंटे में भरेंगे, ये तो कुल समय दिया है। ठीक है, तो 1/75/8 हो जाएगा, तो 8 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 8/75 भाग उस टंकी का भर देंगे दोनों नल 1 घंटे में। ठीक है, तो अब ये जो हमने निकाला है वो किसके बराबर होगा, 8/75 के बराबर होगा। और इसे जो कि मैंने यहाँ माना था ना 5 घंटा और 15 घंटा, तो इसकी जगह क्या रखना है, x, और इसकी जगह x प्लस 10। ठीक है, इसे जब हम सरल करेंगे तो एक द्विघात समीकरण मिलेगा और वहीं से हमें x की वैल्यूज मिल जाएंगी, और x की वैल्यूज जैसे ही रखेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि अलग अलग भरने का समय क्या है इन नलों द्वारा टंकी को। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी जब प्रश्न को हल कराऊंगा तो ज़्यादा क्लियरली आपको समझ में आएगा। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। माना बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर x घंटा, तब छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर x धन 10 घंटा, है ना। ये इससे कम समय ले रहा था तो ये ज़्यादा समय लेगा 10 घंटा। तो ये शायद स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि अगर बड़े वाले को हम मान लेते हैं x तो हमें जोड़ना पड़ता है छोटे वाले में, और अगर छोटे वाले में हम छोटे वाले को मान लेते हैं पहले x तो फिर बड़े वाले में से घटाना पड़ता है। ये शायद मैंने आपको बताया अभी स्टार्टिंग में। अब 1 घंटे का हम निकालेंगे, ठीक है, कितना भाग भरा।
बड़े व्यास वाले नल द्वारा, अब कितना भाग भरा जाएगा ये निकाल रहे हैं। बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा भाग, एक्स घंटा ले रहा था, 1 घंटे में कितना आ जाएगा, 1/, एक टंकी को भर रहा है तो 1/x हो जाएगा, है ना। अब फिर छोटे व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा भाग या भरा हुआ भाग इज इक्वल टू 1/x+10 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा कुल भाग, तो दोनों को हमें प्लस करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/x+10। इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या तो फिर इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x+10 का अगर 1 में किया तो x+10 ही आएगा, प्लस x का अगर 1 में किया तो x, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x का अगर x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x², और x का अगर 10 में किया तो प्लस 10x हो जाएगा। एलसीएम लेते हुए कर लीजिए, फिर भी आंसर वही आएगा। इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x 2 टाइम है तो 2x प्लस 10, और नीचे कितना आ जाएगा, x² प्लस 10x। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। और फिर प्रश्नानुसार दोनों नलों द्वारा हौज को भरने में लगा कुल समय दिया है 9 सही 3/8, चूंकि दोनों नलों द्वारा हौज को भरने में लगा कुल समय बराबर 9 सही 3/8। अगर इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो 75/8 आ जाएगा। चलिए इसे घंटे में दिया है, इसे नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। इसीलिए दोनों नलों द्वारा एक घंटे में हौज का भरा भाग इज इक्वल टू, अब 1 से डिवाइड कर लेंगे 75/8 को, और ये जो हमने दोनों नलों द्वारा निकाला हुआ था 2x प्लस 10/x² प्लस 10x के बराबर आएगा ये, ठीक है। इज इक्वल टू 8 का गुणा ऊपर हो गया तो 8/75 भाग भरा है, ठीक है। दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में कितना भाग भरा है, 8/75। अब इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, जो समीकरण 1 था वो कितना था, 2x प्लस 10/x² प्लस 10x इज इक्वल टू 8/75। 75 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा और x² प्लस 10x का मल्टीप्लाई 8 के साथ हो जाएगा, तो 75 का मैं सीधे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। 75 का अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 150x प्लस 750 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 का अगर x² के साथ हुआ तो 8x² प्लस 8 का अगर 10 के साथ हुआ तो 80x। अब x² इधर है तो इन दोनों को उठा के इधर लाते हैं, तो 8x² प्लस 80x, इसके साइड में लिख रहा हूँ इसे -150x, और ये भी इधर आके माइनस में होगा -750 इज इक्वल टू इधर 0 बच जाएगा,
अब यहाँ 8x² प्लस 80 में से -150 करेंगे तो ये हमारा मिलेगा -70, माइनस जो है बड़े अंक के साथ है, और यहाँ -750 इज इक्वल टू 0। अब 750 का गुणा हमें x² के गुणांक के साथ जो कि 8 है उसके साथ करना है, फिर इनका ऐसा खंड करना है कि जोड़ने या घटाने पे यहाँ 70x है, सॉरी जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए 70। तो 750 का हमें गुणा पहले करना है 8 के साथ, फिर इनका ऐसा खंड करना है। तो इसे छोटे छोटे खंडों में बांट लेते हैं। मैं 75 को लिख सकता हूँ 25 गुणा 3, 25 3 75 होता है, तो 25 गुणा 30 लिखना पड़ेगा क्योंकि 750 है ना। 25 3 75 और एक शून्य जोड़ दिया तो 750 हो गया, और इसे मैं 2 गुणित 2 गुणित 2 लिख सकता हूँ। अब 25 दूना 50 और 30 दूना 60 दूना 120, तो 120 गुणित 50, और 120 में से अगर मैं 50 को घटाता हूँ तो कितना आएगा 70, 20 वाला आ गया ना। तो यहाँ पर हमें क्या रखना है 120 माइनस 50, तो 8x² माइनस 120 माइनस 50 ये ब्रैकेट में होगा, और बाहर x माइनस 750 बराबर 0। तो 8x² माइनस और प्लस का गुणा माइनस, 120 का अगर x में हुआ तो 120x, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 50 का अगर x में हुआ तो 50x, फिर यहाँ माइनस 750 बराबर 0। अब इन दोनों में अगर कॉमन देखा जाए तो हमें कॉमन मिलेगा 8, हाँ 8 और x, 8x को अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ 1x बचेगा माइनस 8 एकम 8 और 8 पंच 40, तो यहाँ बचेगा 15, फिर प्लस इन दोनों में अगर कॉमन देखा जाए तो 50 पूरा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से x बचेगा माइनस 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 15। अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 76 को, तो 15 ही आएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ दो ब्रैकेट सेम है तो 8 माइनस x माइनस 15, और यहाँ क्या बचेगा 8x प्लस 50 दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। अब यहाँ एक बार x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 या 8x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x बराबर 15 मिल जाएगा, या अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो प्लस 50 इधर जाके माइनस 50 हो जाएगा, और 8 जो यहाँ गुणा में था यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो 2 मान मिल रहा है, ये और छोटा हो सकता है तो कर लेते हैं, 2 से कट जाएगा 25/4, वैसे इसका कोई मतलब नहीं है लेकिन कर दिया। अब जो समय है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, हमने समय ही माना था ना x को, 15 घंटा समय है, तो ये ऋणात्मक नहीं हो सकता है कभी भी, तो इसलिए लिख लेंगे चूंकि समय समय ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसीलिए x इज इक्वल टू किसे कंसीडर करेंगे 15 को। अतः बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय, अर्थात अगर अकेला भरेगा बड़े व्यास वाला नल तो कितना समय लगेगा 15 घंटा, समय बराबर 15 घंटा, और छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय जो कि है x प्लस 10, तो 15 प्लस 10 इज इक्वल टू 25 आवर्स, है ना। तो ये हो गया इसका उत्तर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप दोबारा से देख लीजिएगा, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 17वां प्रश्न है, मैसूर और बेंगलुरु के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी, एक्सप्रेस ट्रेन है, सवारी गाड़ी से, पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा समय लेती है। ऑब्वियस है ना कि जो एक्सप्रेस ट्रेन होगी वो पैसेंजर ट्रेन से कम समय लेगी क्योंकि ज़्यादा तेज चलती है।
मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय अगर ध्यान न लिया जाए, ठीक है, तो 1 घंटा समय कम लेती है एक्सप्रेस रेलगाड़ी। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर पर आवर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमने 15वां प्रश्न हल किया था, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो बिल्कुल आप इसे हल कर सकते हैं। यहाँ दूरी कितनी दी है? 132। अब मान लेते हैं कि जो पैसेंजर ट्रेन है या सवारी रेलगाड़ी है उसकी जो चाल है वो x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो 132 अपॉन x हो जाएगा समय, सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय, है ना। 132 अपॉन एक्स, अर्थात जो हम सूत्र लगाते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल का। और फिर एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है वो सवारी गाड़ी से कितने किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तेज चल रहा है? 11 किलोमीटर पर आवर, तो x प्लस 11 हो जाएगा ना। तो 132 अपॉन x प्लस 11। अब इन दोनों को मान लेते हैं कि ये दोनों बराबर ही चल रहे हैं, तो बराबर लिख लेते हैं। अब कितना टाइम? 1 घंटा कम समय ले रहा है, कौन सा? एक्सप्रेस रेलगाड़ी। तो कम समय कौन ले रहा है? ये ले रहा है ना। तो इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। और ज़्यादा समय कौन ले रहा था? ये। तो अगर जोड़ू ना तो इसमें क्या करना पड़ेगा? मुझे घटाना पड़ेगा। आ गया समझ में? सेम वैसा ही है। आप अगर कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर है तो आप तुरंत इसे हल कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। माना सवारी रेलगाड़ी यहाँ जो धीरे चल रही है उसे मैंने x माना है, ठीक है। आप अपने मर्जी से मान सकते हैं। एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी है उसे x मान लेंगे तो हमें फिर x माइनस 11 करना पड़ेगा जो सवारी गाड़ी है उसे, ठीक है। तो आपकी मर्जी है ये। तो माना सवारी रेलगाड़ी या पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। आपने ध्यान दिया होगा कि जो रेलगाड़ी धीमे चल रही है उसी को मैं x मान रहा हूँ, जो 15वां प्रश्न था वहाँ भी, ठीक है। तो आप अपने सुविधा अनुसार कुछ भी मान सकते हैं। तो वहाँ जोड़ना और घटाना करना पड़ेगा आपको बस। तब एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर x धन 11 किलोमीटर पर आवर। अब चूंकि मैं आपको सूत्र के बारे में पहले ही बता चुका हूँ 15वें प्रश्न में ही, तो यहाँ सीधे लिख रहा हूँ 132 किलोमीटर दूरी तय करने में सवारी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर, दूरी है 132 तो दूरी बटा चाल जो कि x है, तथा 132 किलोमीटर दूरी तय करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर, यहाँ दूरी वही है और चाल जो है वो बदल गया है, x प्लस 11 हो गया ना। अब प्रश्नानुसार दोनों को पहले तो बराबर लिख लेते हैं, जहाँ जोड़ना घटाना रहेगा हम अपने सुविधानुसार जोड़ या घटा लेंगे। अब जैसा कि प्रश्न में कह रहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है, ये जो है वो 1 घंटा कम समय ले रहा है इससे, तो इसमें मुझे जोड़ना पड़ेगा दोनों को बैलेंस करने के लिए।
या तो इसमें घटाना पड़ेगा, जो अधिक ले रहा है उसमें से 1 घंटा मैं समय घटा दूँ। चलिए यहाँ जोड़ दे रहा हूँ, या इसमें घटा लीजिए, तब भी समीकरण वही बनेगा। चलिए घटा ही लेते हैं, क्योंकि 15 वाले में मैंने इसे जोड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर इससे घटा लेते हैं, तो भी समीकरण सेम वैसा ही बनेगा। तो यहाँ ऋण 1 कर लेता हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, ये ऋण 1, ठीक है। अब इससे बनाएंगे हम समीकरण। तो चलिए थोड़ा सा यहीं हल कर लेते हैं, उसके बाद इसे उठा के इधर करूंगा, फिर इसे उठा के इधर करूंगा, तो बनेगा तो वही 132 बटा एक्स, और ये इधर आएगा तो माइनस 132 बटा एक्स धन 11, और माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा। अब इसे नेक्स्ट पेज पे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ जो मिला था हमें वो था 132 बटा एक्स माइनस 132 बटा एक्स धन 11 बराबर 1। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो x प्लस 11 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। इससे अगर इसे डिवाइड किया तो x कैंसिल, ये बचेगा x प्लस 7, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो 132 ब्रैकेट में x प्लस 11 फिर ऋण, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा, तो 132 x बराबर 1। अब यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 132 x के साथ किया 132 का, फिर 132 का गुणा 11 के साथ भी होगा, तो अगर 11 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस में 1452, फिर ऋण है 132x, और इसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x का अगर x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, प्लस 11 का अगर x के साथ किया तो 11x बराबर 1, माइनस 132 और प्लस है कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1452। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया 1 के साथ तो सेम वही मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x। इसे उठा के इधर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस 1452, और इधर क्या बचेगा 0। अब 1452 का हमें गुणा किससे करना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ, जो कि 1 है, तो 1452 ही मिलेगा। और 1452 का खंड करने पे हमें कितना आना चाहिए, 11, जोड़ने या घटाने पे। तो चलिए इससे 1452 को छोटे छोटे खंडों में बांट लेते हैं, तो ये आएगा 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 11 गुणित 11। अब 11 दूना 22 दूना 44, और 11 तियाँ 33। अगर 44 गुणा 33 करूँ तो 1452 मिलेगा, और 44 ऋण 33 करूँ तो कितना आ जाएगा 11। तो इसकी जगह क्या रखना है, 11 की जगह 44 ऋण 33, तो एक्स स्क्वायर प्लस 44 माइनस 33 बाहर x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 44x, और ऋण 33 का अगर x में करेंगे तो ऋण 33x ऋण 1452 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन दिख रहा है x, तो x को बाहर निकाला तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 44, यहाँ माइनस है तो सबसे पहले माइनस को निकाल लिया, और इन दोनों में कॉमन लिया जाए तो 33, क्योंकि 33 44 में कितना होता है 1452, तो इन दोनों में क्या निकलेगा कॉमन 33। माइनस कॉमन लेने की वजह से x जो है वो प्लस में आएगा, और ये भी प्लस में आ जाएगा, और कितनी बार जाएगा 44 बार बराबर 0। दो ब्रैकेट से मिल रहे हैं, तो x प्लस 44 को अगर बाहर निकाल लूँ तो क्या मिलेगा x माइनस 33 दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। वही करना है हमें, x प्लस 44 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 44 मिलेगा, या x इज इक्वल टू 33 मिल जाएगा। अब हमें पता है कि चाल जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती है ना, तो धनात्मक कल सीधा करेंगे, तो यही लिखेंगे, चूंकि चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसीलिए x बराबर 33। अतः सवारी गाड़ी की औसत चाल जो कि x माना था हमने, वो हो जाएगा 33 किलोमीटर पर आवर, तथा
एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल, सॉरी मेरी राइटिंग के लिए, मुझे बहुत तेज नींद लग रहा है अब, तो उसी की वजह से शायद ज़्यादा कंसंट्रेट करके लिख नहीं पा रहा हूँ, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। चाल इज इक्वल टू, और ये 11 किलोमीटर ज़्यादा था तो 33 धन 11 बराबर कितना हो जाएगा, 44 किलोमीटर बराबर। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 18वां प्रश्न है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दो वर्गों की बात हो रही है। अब हमें पता है कि वर्ग की जो प्रत्येक भुजा होती है वो बराबर होती है, तो दो वर्ग बना लेते हैं। चलिए, अब इसकी एक भुजा मान लेते हैं x और इसकी एक भुजा मान लेते हैं y। अब प्रत्येक भुजा बराबर होती है तो प्रत्येक भुजा x x x हो जाएगा इसका, और इसका y y और y हो जाएगा। वर्गों के क्षेत्रफलों की बात हो रही है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, किसी भी वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र भुजा गुणित भुजा या साइड इंटू साइड होता है। अब यहाँ हमने भुजा क्या माना है, x, तो x इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा एक्स स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल आएगा वाई स्क्वायर। इनका योग कितना आ रहा है, 468। और फिर आगे कह रहा है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो। तो परिमाप क्या होता है, प्रत्येक भुजा को अगर हम नाप लें तो चार भुजाएं हैं, प्रत्येक भुजा की माप उसका परिमाप कहलाता है। तो यहाँ एक भुजा की माप कितनी है, x, तो 4 टाइम है। 4 का अगर मल्टीप्लाई x के साथ किया तो 4x, और 4 का मल्टीप्लाई अगर y के साथ किया तो यही फॉर्मूला भी होता है वर्ग में, है ना, 4x और 4y। इनका अंतर कितना आ रहा है, 24। यहाँ से 4 कॉमन है तो 4 को बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 24। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 6। ये समीकरण नंबर 1 बन गया और ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से x या y का मान निकाल लीजिए, अर्थात पक्षांतर कर दीजिए। मान लीजिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस वाई, है ना। तो इसे अगर इसमें प्रतिस्थापित करेंगे तो एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा, वहाँ से हमें y का मान मिल जाएगा। फिर y का अगर मान मिल गया तो y का मान इसमें रख लेंगे तो x का मान मिल जाएगा। तो इसी की सहायता से दोनों वर्गों की भुजाएं हमें ज्ञात हो जाएंगी। तो चलिए अब प्रश्न को हल करते हैं, समझने के बाद और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर माना दोनों दो अलग अलग वर्ग है ना, दोनों वर्गों की भुजाएं क्रमशः x और y हैं। तब पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर एक्स स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर में आएगा ये भी, जो कि मीटर स्क्वायर, देखिए मीटर स्क्वायर में कैसे आता है, मान लीजिए एक भुजा जो है वो x मीटर है, तो फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुणित भुजा। तो x मीटर और x मीटर, तो x का x में मल्टीप्लाई हो तो एक्स स्क्वायर, और मीटर का अगर मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर में आएगा। तो इसलिए क्षेत्रफल का जो इकाई होता है वो कितना होता है, वर्ग का मीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ भी मीटर स्क्वायर में दिया है, इसे इंग्लिश में ही लिख लेते हैं हम, मीटर स्क्वायर। अब चाहे तो आप यहाँ इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, जो कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा, ठीक है। तथा दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वाई स्क्वायर मीटर स्क्वायर। पहले वर्ग का परिमाप बराबर 4x मीटर। अब इसके लिए भी फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, चूंकि वर्ग का परिमाप
बराबर होता है 4 गुणित भुजा। आयत का अलग होता है 2 गुणित में लंबाई धन चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब पता नहीं याद है कि नहीं, अगर याद नहीं होंगे तो आप सारे कर लीजिएगा। जैसे सर्कल का हो गया और वर्ग का हो गया, आयत का हो गया, सर्कल मतलब वृत्त हो गया, और क्या बचता है, त्रिभुज हो गया। त्रिभुज का जो एरिया वाला फॉर्मूला होता है वो याद कर लीजिएगा। तो इन सब का याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए प्रश्न आता है एग्जाम के टाइम पे, आपको बहुत काम आएगा। ठीक है। दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर 4/मीटर। सॉरी, मैं बार बार हिंदी में लिख दे रहा हूँ, तो आप इंग्लिश में कर लीजिएगा। ठीक है, हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे इंग्लिश में ही था तो इसलिए मैंने इंग्लिश में ही लिखा है ज़्यादातर। यहाँ भी इंग्लिश में ही लिख लीजिएगा। अब प्रश्नानुसार दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग बराबर 468 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ दो वर्गों का क्षेत्रफल जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1, तथा उनके परिमापों का अंतर। वैसे इसे नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा आपका, उनके सीधे लिख लीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। उनके परिमापों का अंतर इज इक्वल टू 24 मीटर। इसीलिए 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। इससे बना लीजिए समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से 4 को अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 24। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे लगाते हैं इसे। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना मिला है, 6। तो यहाँ से या तो y की वैल्यू निकाल लीजिए या तो x की। माइनस वाई को इधर लाते हैं और प्लस 6 को इधर लाते हैं, तो माइनस वाई इधर आके प्लस में हो जाएगा और प्लस 6 इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, x माइनस 6। इसे बना लीजिए समीकरण नंबर 3। ठीक है, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे x, आपको भी आदत होगी जब भी हम द्विघात समीकरण बनाते हैं अधिकतर x के पदों में उसे हल करते हैं, तो इसलिए x के पदों में ये मिल जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 3 से y का मान, अब जिस समीकरण से हम बनाए रहते हैं, अर्थात समीकरण 2 से बनाया हमने इसे, तो इसलिए प्रतिस्थापित कैसे करेंगे, समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 जो है वो था एक्स स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर था, तो वाई स्क्वायर की जगह एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस पहले पद का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे पद का वर्ग 36, ऋण दोनों के गुणनफल का दूना 6x हो जाएगा, और दूना करेंगे तो 12x, तो ऋण में यहाँ हाँ माइनस 12x बराबर 468। इसे उठा के इधर लाते हैं और ये भी जुड़ जाएगा। 2 टाइम है एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा 468 बराबर 0। अब 2x स्क्वायर, इसे इसके साइड में लिख रहा हूँ, माइनस 12x प्लस 36 था और माइनस 468। जो आंसर आएगा वो ऋणात्मक आएगा क्योंकि ऋण जो है वो बड़े अंक के साथ है, तो अगर हम घटाएंगे तो यह आ जाएगा 432 ऋण में बराबर 0। अब यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लेते हैं जिससे ये थोड़ा और छोटा हो जाए। तो 2 को अगर कॉमन निकालते हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 और 2 छंग 12, तो 216 आ गया बराबर 0। अब फिर 2 को अगर यहाँ लाएंगे तो 0 से अगर डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x ऋण 216 बराबर 0 आ गया। अब 216 का हमें गुणा करना है एक्स स्क्वायर के गुणा
के साथ जो कि 1 है, तो 216 ही आएगा। और 216 का ऐसा खंड करना है कि जोड़ने या घटाने पे 6 आ जाए। तो 216 को हम छोटे छोटे खंडों में बांट लेते हैं। 2 गुणित 2 गुणित 2 8, 8 तिरिक 24, और फिर 3 गुणित 3। अब यहीं से अगर बनाना चाहें हम तो 3 तिरकाई 9 दूनी 18, 3 तिरकाई 9 और फिर दूनी 18, फिर बचा 3 दूनी 6 दूनी 12। तो 18 गुणित 12 करेंगे तो 216 आएगा, और 18 ऋण 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। बीच वाला अंक आ गया, तो 6 की जगह में क्या रखना है 18 ऋण 12। तो एक्स स्क्वायर ऋण 18 ऋण 12 ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे, एक्स ऋण 216 बराबर 0। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का गुणा माइनस, 18 का अगर एक्स में किया तो 18x, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 12 का अगर एक्स में किया तो 12x ऋण 216 बराबर 0। अभी इन दोनों में कॉमन मिल रहा है x, तो x को अगर बाहर निकाला तो यहाँ से x माइनस 18 बचेगा। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस ले लिया, यहाँ 12 को कॉमन लेंगे, यहाँ x माइनस, जो कि 12 और 18 का गुणा ही तो 216 है ना, तो 12 इन दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस यहाँ क्या बचेगा 18 बराबर 0। अब यहाँ हल कर रहा हूँ इससे, दो ब्रैकेट सेम मिल रहे हैं, तो x माइनस 18 को अगर बाहर निकाल लिया मैंने तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 12 बराबर 0। अब वही करना है हमें, एक बार x माइनस 18 बराबर 0 लेंगे या x प्लस 12 बराबर 0 ले लेंगे। तो यहाँ से x बराबर 18 मिलेगा या x बराबर ऋण 12 मिल जाएगा, ठीक है। और फिर भुजा जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती है, किसी भी वर्ग की जो भुजा है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती। यहीं से अच्छा y की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले लिख लेते हैं, चूंकि भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसीलिए x बराबर 18 को कंसीडर करेंगे। अब x का मान समीकरण किसी में भी रख लीजिए। वैसे ये सबसे सरल कौन सा दिख रहा है हमें, यहाँ जो हमने समीकरण बनाया था ये समीकरण 3, तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो y इज इक्वल टू 18 माइनस 6 बराबर 12। तो x बराबर 18 मीटर और y बराबर 12 मीटर मिल गया। अतः हम लिख सकते हैं, अतः पहले वर्ग की भुजा बराबर 18 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 12 मीटर। यह प्रश्न भी हल हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैसे प्रश्न जो हैं काफ़ी लंबे लंबे हैं सॉल्व कराने के लिए, है ना, इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है। 19वां प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण उसकी छोटी भुजा के 2 गुने से 3 मीटर अधिक है। तीसरी भुजा छोटी भुजा से 7 मीटर अधिक है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज की बात हो रही है तो फिगर बनाना तो बनता है। आप ये ले लेते हैं, ये BC है और ये 90 डिग्री का है। इसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण होगी ना, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो दिया है कि उसकी छोटी भुजा के 2 गुने से 3 मीटर अधिक है क्या, कर्ण। छोटी भुजा मान लेते हैं x, मान लीजिए आधार को मान लेते हैं, तो कर्ण जो है वो कितना हो जाएगा, 2 गुने से 3 मीटर अधिक, तो 2x प्लस 3 हो जाएगा। और इसके बाद तीसरी भुजा छोटी भुजा से 7 मीटर अधिक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 7। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो वहाँ से द्विघात समीकरण हमें मिल जाएगा। बस यही करना है हमें। तो चलिए हल करते हैं इससे। माना समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा, अब इसे चाहे आधार ले लीजिए चाहे लंब ले लीजिए, क्योंकि कर्ण तो बचता ही नहीं है। कर्ण तो हमेशा, कर्ण ऑलरेडी दिया हुआ है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्णी होती है। छोटी भुजा बराबर x मीटर।
तब कर्ण बराबर 2x+3 मीटर हो जाएगा तथा तीसरी भुजा बराबर x+7 मीटर हो जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। अब यहाँ लंब चाहे इसे ले लीजिए चाहे इसे ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो कर्ण का वर्ग कितना हो जाएगा 2x+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आधार की जगह मैं रख ले रहा हूँ x को, तो x स्क्वायर प्लस लंब को रख ले रहा हूँ x+7 का होल स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो a+b के होल स्क्वायर से खुलेगा फॉर्मूला, तो a स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। धन दोनों के गुणनफल का दूना, तो 3 दूनी 6 और 6 का अगर 2 में गुणा किया तो 12, तो प्लस 12x हो जाएगा ये इज इक्वल टू, यहाँ x स्क्वायर ऑलरेडी दिया है, ये भी a+b के होल स्क्वायर से खुलेगा, तो यहाँ पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग करेंगे तो 49 आ जाएगा। धन दोनों के गुणनफल का दूना करना है, तो 7 का अगर x में किया तो 7x और दूना किया तो 14x। ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, यहाँ 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x बराबर, यहाँ 2 टाइम है तो 2x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x। अब क्या करना है हमें, अगर x स्क्वायर धनात्मक में चाहिए तो इसे उठा के इधर करेंगे, तो इन सबको उठा के इधर ला रहे हैं, तो 4x स्क्वायर के साइड में लिख रहा हूँ -2x स्क्वायर और प्लस 12x को पहले लिख ले रहा हूँ और इसके साइड में ला रहा हूँ ये x है, इसे इधर लाऊंगा तो -14x हो जाएगा। अब यहाँ बचता है +9 के साइड में ला रहा हूँ -49, इधर क्या आ जाएगा 0, 4 में से 2 निकाला तो 2x स्क्वायर बचा, 4 जो है वो धनात्मक है, 4 जो है वो धनात्मक है इसलिए धनात्मक मान मिला। अब यहाँ +12 है और -14 है तो ऋणात्मक मिलेगा, क्योंकि ऋण जो है वो बड़े अंक के साथ है, तो ऋण 2x और फिर यहाँ भी ऋण में मिलेगा, +9 है और -49 है, माइनस जो है वो बड़े अंक के साथ है तो -40 मिल जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं हम टू को, तो 2 को अगर कॉमन लिया तो यहाँ x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 मिलेगा, है ना। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ मिला था हमें 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 2 को अगर इधर भेजा तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू, इधर आके ये 0 हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, 20 का मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर के गुणांक के साथ, मल्टीपल के साथ, तो यहाँ 1 है तो 20 ही आएगा, और 20 का ऐसा खंड करना है कि जोड़ने घटाने पे 1 आ जाए। तो हमें पता है 5 चौक 20 होता है और 5 में अगर 4 को घटाएंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस यहाँ रखना है 5 माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज, x माइनस 20 बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस और प्लस का गुणा माइनस, 5 का अगर x में किया तो 5x, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 4 का अगर x में किया तो 4x माइनस 20 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन है x को बाहर निकाला तो x माइनस 5 बचेगा, और फिर प्लस है तो प्लस को उतार लिया, और इन दोनों में कॉमन दिख रहा है 4 को बाहर निकाला तो यहाँ x माइनस 4 पंचे 20 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 को अगर कॉमन निकाल लिया मैंने तो यहाँ बचेगा क्या, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब एक बार x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लेंगे या x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 लेंगे, यहाँ से x इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा या x इज इक्वल टू -4 मिल जाएगा। अब हमें पता है कि जो भुजा है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती है ना, तो इसीलिए कंसीडर कैसे करेंगे x इज इक्वल टू 5 को, तो लिख सकते हैं चूंकि भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसीलिए x इज इक्वल टू 5। अतः अब सारी भुजाओं का मान निकाल लेते हैं। अतः छोटी भुजा जैसे हमने x माना था, छोटी भुजा इज इक्वल टू 5 मीटर हो जाएगा। कर्ण
जैसे हमने माना था 2x+3, तो यहाँ 2 इंटू 5+3 इज इक्वल टू 5 दूनी 10 प्लस 3 13 मीटर। और बड़ी भुजा जो कि x+7 था, तो यहाँ 5+7 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 मीटर। तो तीनों भुजाओं के मान हमने निकाल लिए। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 20वां प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई उसके आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक तथा लंब की लंबाई के 2 गुने से 6 सेंटीमीटर अधिक है। त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये जो प्रश्न है थोड़ा ट्रिकी है, तो पहले आप वीडियो को पॉज करते हुए खुद से ट्राई करिएगा कि इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए आप हल कर सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं होता है तो फिर आप कंटिन्यू करके देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है, तो पहले मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये समझा देता हूँ आपको। यहाँ देखिए दिया है, त्रिभुज के कर्ण की लंबाई उसके आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक तथा लंब की लंबाई के 2 गुने से 6 सेंटीमीटर अधिक है। अब जो कर्ण की लंबाई बता रहा है वो आधार के आधार पे भी बता रहा है और लंब के आधार पे भी बता दे रहा है। अभी तक क्या होता था, तीनों को अलग अलग दिया होता था। जैसा कि पिछले प्रश्न में हमने हल किया है, तो हम किसी छोटी वाली भुजा को x मान लेते थे और उसी के आधार पे कर्ण और लंब को भी मान लेते थे। अब यहाँ ऐसा नहीं है, आप खुद से ट्राई करके देखेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, तो अब चलिए मैं बता देता हूँ कैसे ये हल होगा। अब इस प्रश्न को पढ़ के आपको पता चलेगा, ध्यान से अगर पढ़ेंगे, कि लंब की जो लंबाई है वो सबसे छोटी है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लंब जो है वो है x मीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ले लेते हैं, x सेंटीमीटर है। अब अगर जो लंब है वो x सेंटीमीटर है, तो कर्ण की लंबाई दिया है लंब की लंबाई के 2 गुने से 6 अधिक है, तो कर्ण क्या हो जाएगा 2x+6 है ना। अगर ये x है तो इसका दुगुने से 6 अधिक है, तो ये इतना आ गया। और फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, कर्ण की लंबाई उसके आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो आधार जो है वो कर्ण से 2 सेंटीमीटर कम होना चाहिए। अगर कर्ण 2 अधिक है आधार से, तो आधार कितना होना चाहिए, कर्ण से 2 कम होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा यहीं पे। तो कर्ण यहाँ पे कितना है 2x+6 है। अगर 2x+6 में मैं -2 कर दूँ तो कितना आएगा 2x+6 -2 इज इक्वल टू कितना है 2x+6 में अगर -2 करूँगा तो +4 आ जाएगा। ये हो गया आधार। आ गया समझ में। तो बस यही करना है। अब तो आपको पता ही है कि पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो चलिए हल करते हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप में से कितने लोगों ने खुद से इसे हल किया था, या आप तुरंत समझ गए थे इस प्रश्न को देखते ही। ठीक है, तो ज़रूर से कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो हल करते हैं। माना समकोण त्रिभुज का लंब बराबर x सेंटीमीटर, तब कर्ण बराबर 2x+6 सेंटीमीटर तथा आधार 2x+6 -2 इज इक्वल टू 2x+4 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण है 2x+6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लंब जो है वो x है, तो x का स्क्वायर धन आधार 2x+4 का होल स्क्वायर। यहाँ a+b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ये खुलेगा, तो पहले पद का वर्ग 4x स्क्वायर हो जाएगा और दूसरे पद का वर्ग 36 हो जाएगा, प्लस दोनों के गुणनफल का दूना 6 दूनी 12 होता है और दूना किया तो 24। x बराबर x स्क्वायर, ये भी सेम उसी फॉर्मूले से खुलेगा। पहले पद का वर्ग 4x स्क्वायर, दूसरे पद का वर्ग 16 और दोनों के गुणनफल का दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, तो धन 16x। अब इधर भी 4x स्क्वायर है, इधर भी 4x स्क्वायर है, कैंसिल कर सकते हैं तो कैंसिल कर लेंगे। प्लस प्लस में है, चाहे पक्षांतर करते हुए कर लीजिए, माइनस में हो जाएगा ना, इसे सीधे कैंसिल कर लेते हैं। अब x स्क्वायर हमें प्लस में चाहिए, तो इन सबको उठा के इधर पक्षांतर मार लेते हैं, तो x स्क्वायर
+16 +36 को इधर लाएंगे तो -36 +24 को इधर लाएंगे तो -24x इज इक्वल टू, इधर 0 बच जाएगा। अब इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x²। अब यहाँ +16x है और -24x है। अगर 24 में से 16 को निकाला तो पहले तो माइनस पे आएगा, क्योंकि माइनस जो है बड़े अंक के साथ है। तो 24 में से अगर 16 को निकाला तो कितना आ जाएगा, 8 -8x। अब यहाँ +16 है और -36 है, तो घटाएंगे तो माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस बड़े अंक के साथ है। तो यह आ जाएगा -20 इज इक्वल टू 0। अब 20 का गुणा हमें करना है, अचर पद का गुणा x² के गुणांक के साथ करना है, तो 20 ही आएगा। और 20 का ऐसा खंड करना है कि जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, 8। तो 10 तो नहीं 20 होता है, और 10 में से अगर 2 को घटाएंगे तो 8 आएगा। चलिए अगले पेज से इसे हल करते हैं। तो x² -8 की जगह क्या रखना है, 10 ऋण 2 और फिर बाहर x -20 बराबर 0। फिर x² माइनस प्लस का गुणा माइनस, 10 का अगर x के साथ किया तो 10x, माइनस माइनस का गुणा प्लस 2 का अगर x के साथ किया तो 2x -20 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन है x को अगर बाहर निकाला तो x -10 यहाँ बचेगा, और फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर इन दोनों में कॉमन है 2x -10, 10 ही बचेगा यहाँ पे इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट से ही मिल रहा है, तो x -10 को अगर बाहर निकाल लिया तो बचेगा क्या, x + 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ x -10 इज इक्वल टू 0 लूँ, या x + 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 10 मिल जाएगा, या x इज इक्वल टू -2। अब हमें पता है कि भुजा जो है ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए x इज इक्वल टू 10 को कंसीडर करेंगे हम, है ना। चूंकि भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसीलिए x इज इक्वल टू 10। अतः लंब हमने लिया था क्या, x, तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, और कर्ण जो था वो 2x + 6 था, तो 2 × 10 + 6 इज इक्वल टू 10 2 20, और 6 जोड़ देंगे तो 26 सेंटीमीटर। और जो आधार है वो था हमारा 2x + 4, तो 2 × 10 + 4 इज इक्वल टू 2 10 20, और 4 को ऐड करेंगे तो 24 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं हमने ज्ञात कर ली, तो ये हो गया इसका उत्तर। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, एक आयत की लंबाई x सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 105 वर्ग सेंटीमीटर है। x के पदों में आयत की चौड़ाई लिखिए। यदि आयत का परिमाप 44 सेंटीमीटर है तो x के पदों में समीकरण लिखिए। इस समीकरण को हल करके आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए हल करते हुए अच्छे से आप समझ लीजिए, ठीक है। तो इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ ऑलरेडी दिया है आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई इज इक्वल टू x सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल बराबर 105 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वर्ग सेंटीमीटर, ये दोनों दिया है। चूंकि आयत का क्षेत्रफल, हमें पहले चौड़ाई याद करनी है x के पदों में, ठीक है, तो वही काम कर रहा हूँ। आयत का क्षेत्रफल बराबर 105 वर्ग सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हम लिख सकते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 105। अब लंबाई कितना दिया है, x, गुणित चौड़ाई बराबर 105। अब सिर्फ चौड़ाई अगर निकालना हुआ तो कितना आ जाएगा, x यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब इसे x के पदों में हमने ज्ञात कर लिया ना, x के पदों में आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो ये x के पद में ही है, इसे बना लेते हैं हम। अब यहाँ
एक और चीज़ आपको बता दूं, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था और ये सेंटीमीटर में था। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये किस में आएगा? सेंटीमीटर में ही आएगा ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा, चौड़ाई किस में आया? सेंटीमीटर में। तो यहाँ 105/x आ गया। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये हमने इससे सॉल्व कर लिया, चौड़ाई को किस में ज्ञात किया? x के पदों में ज्ञात कर लिया। अब आगे कह रहा है यदि आयत का परिमाप 44 सेंटीमीटर हो तो x के पदों में समीकरण लिखिए। तो चलिए इसे भी कर लेते हैं। अब आयत का परिमाप बराबर 44 सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ है। अब आयत के परिमाप का फॉर्मूला इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई होता है ना। तो इसकी जगह क्या रख लेंगे? 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई बराबर 44। अब 2 लंबाई कितना था? x सेंटीमीटर, और अभी हमने चौड़ाई याद किया है, कितना है? 105/x बराबर 44। अब इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इससे। यहाँ जो मिला है 2x धन 105/x बराबर 44। अब इसे अगर सिंपली पहले तो इससे डिवाइड कर लीजिए, तो x प्लस 105/x इज इक्वल टू 2 से अगर 44 को डिवाइड करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड ही होगा, तो ये मिल जाएगा 22 हमें। अब x का मल्टीप्लाई इसके साथ करूँ और x का मल्टीप्लाई इसके साथ करूँ तो x हट जाएगा, है ना। या 2 स्टेप में आप कर सकते हैं, x का मल्टीप्लाई x के साथ करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 105 पूरे पे अपॉन x हो जाएगा इज इक्वल टू 22, और x का मल्टीप्लाई अगर इधर करूँ तो x हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 105 इज इक्वल टू 22x हो जाएगा। अब इसे उठा के इधर करिए तो एक्स स्क्वायर के साइड में ला रहा हूँ -22x, और यहाँ है प्लस 105 इज इक्वल टू 0। अब 105 का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ जो कि 1 है, इससे करेंगे तो 105 ही मिलेगा, और 105 का ऐसा खंड करना है कि जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए? 22। ठीक है, तो 105 को हम छोटे छोटे खंडों में बांट लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा 3 गुणित 5, 15 सत्ते 105। अब 3 पचे 15 गुणित 7 करेंगे तो 105 आएगा, और 15 धन 7 किया तो 22 आ जाएगा। तो इसकी जगह हमें क्या रखना है? 15 धन 7, तो एक्स स्क्वायर ऋण 15 धन 7 और बाहर x धन 105 बराबर 0। अब फिर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस, और 15 का x में किया तो 15x, प्लस माइनस का माइनस, और 7 का अगर x के साथ किया तो 7x धन 105 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन दिख रहा है x को बाहर निकाला तो यहाँ 1x माइनस यहाँ से 15 बच जाएगा, यहाँ माइनस है ऑलरेडी तो माइनस को ले लिया बाहर, और 7 भी है कॉमन तो 7 को ले लिया कॉमन। तो माइनस कॉमन लेने की वजह से यहाँ पर x प्लस में मिलेगा, और ये जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा। 7 से अगर 105 को डिवाइड करेंगे तो ये 15 बार जाएगा बराबर 0। 2 ब्रैकेट सेम मिल रहा है, तो x माइनस 15 को अगर बाहर निकाल लिया तो बचेगा क्या? x माइनस 7 बराबर 0। अब एक बार x माइनस 15 बराबर 0 लेंगे, या x माइनस 7 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 15 मिलेगा, या x बराबर 7। अब बारी बारी से मान रख लेते हैं और याद कर लेते हैं। चलिए, यदि अब दोनों धनात्मक मिल रहा है ना, यदि x बराबर 15 तब लंबाई जो कि x था वो कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो कि 105/x था, तो 105/15 करेंगे तो कितना मिलेगा? 7 सेंटीमीटर। तो दोनों स्थितियों में अलग अलग, मतलब 7 एक बार मिलेगा, एक बार 15 मिलेगा, एक बार 15 और 7 मिलेगा। देख लीजिएगा, यदि x बराबर 7 तब लंबाई जो कि x था वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और चौड़ाई जो कि क्या था? 105/x, तो 105/7 बराबर यहाँ कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। तो दोनों स्थितियों में 7 और 15 मिल रहा है हमें। तो अब इसमें आपकी मर्जी है, आप चाहे जैसे लंबाई ले लीजिए और चाहे जैसे चौड़ाई ले लीजिए। हम लिख सकते हैं अतः आयत की विमाएं क्रमशः विमाएं
क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यह प्रश्न भी हल हो गया। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता है। 22वां प्रश्न है, एक आयताकार मैदान 26 मीटर लंबा तथा 16 मीटर चौड़ा है। मैदान के बाहर चारों ओर समान चौड़ाई का एक रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल 184 वर्ग मीटर है। रास्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न को पहले ध्यान से आप समझ लीजिए, मैं समझा देता हूँ, उसके बाद हल करेंगे। दिया है एक आयताकार मैदान है, ठीक है, पहले बना लेते हैं एक आयताकार मैदान। और फिर कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है वो 26 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 16 मीटर है। मैदान के बाहर चारों ओर समान चौड़ाई का एक रास्ता है। एक रास्ता निकल रहा है जो कि समान चौड़ाई का है हर तरफ से, ठीक है। यहाँ से भी वो मान लेते हैं x मीटर है, यहाँ से भी x मीटर है, यहाँ से भी x मीटर है, हर जगह से इसकी चौड़ाई जो है वो समान है और उसे हमने मान लिया x मीटर। और इसी चौड़ाई को हमें ज्ञात करना है। दिया है कि चौड़ाई का एक रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल जो है वो 184 वर्ग मीटर है। अब देखिए, अगर 100 हमें द्विघात समीकरण अगर बनाना हुआ तो किस प्रकार से बनाएंगे। 184 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल दिया है, ठीक, और इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं आयताकार मैदान का, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दी है। अगर मैं इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल दूं इसे इंक्लूड करते हुए और फिर इसका एरिया निकाल दूं तो बचेगा क्या, सिर्फ इसका एरिया। मतलब पहले तो मैं बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल लूं और उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, इसकी चौड़ाई और फिर लंबाई। और ये किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं हम, इसकी लंबाई छोटे वाले की हमें ज्ञात है ना, ये 26 है, और इधर से अगर ये x है और इधर से x है, तो अगर मैं x और x को 26 में जोड़ दूं, दोनों तरफ से जोड़ना पड़ेगा ना पूरी लंबाई निकालने के लिए, तो ये कितना आएगा, 26 + 2x लंबाई आ जाएगी। और अगर चौड़ाई ज्ञात करनी हुई तो इधर से भी ये x है और इधर से भी x है, ये पूरी लंबाई निकालनी होगी। तो ये कितनी है, 16 मीटर है। तो 16 में +x कर दूं तो इसकी हमें, अर्थात 16 + 2x, ये हमें चौड़ाई ज्ञात हो गई। अब इसका क्षेत्रफल निकालना हुआ तो हम 26 + 2x, ये लंबाई गुणित चौड़ाई करेंगे, 16 + 2x इज इक्वल टू, इस पूरे का हमें क्षेत्रफल पता चल जाएगा, ठीक है। अब अगर छोटे वाले आयत का, जो कि मैदान है, आयताकार मैदान है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हुआ तो 26 × 16 करेंगे, ये तो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 416, ठीक है। अब देखिए, इस एरिया का क्षेत्रफल दिया है 184, ये जो रास्ते का क्षेत्रफल है वो 184 दिया है। अगर 184 को हमें इनके बराबर में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को घटा दूं तो किसके बराबर आएगा, यही तो रास्ते का ही तो क्षेत्रफल बचेगा। तो 184 किसके बराबर होगा, बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल 26 + 2x, 16 + 2x ऋण 416 ना, या 26 × 16 के बराबर होगा। और यहीं से हमें मिलेगा द्विघात समीकरण। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि किस प्रकार से इसे हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। फिगर दोबारा से अच्छे से बना दे रहा हूँ, अभी तो समझाते हुए ऐसे अगड़म बगड़म वाला बना दिया था मैंने। चलिए अब ये सोचा भाई जल्दी, अब दोबारा से फिगर बना दे रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ये मैं रास्ते सहित बना लिया मैंने, और अंदर एक छोटा सॉरी छोटा बना दे रहा हूँ। ये 26 मीटर का है और ये 16 मीटर का है। इसकी चौड़ाई हम x मान लेते हैं, हर जगह से बना दे रहा हूँ जिससे कि हर जगह से समान चौड़ाई है, ठीक है। और ये जैसा कि मैंने बताया आपको 2 टाइम जोड़ना पड़ेगा, इधर से भी x जोड़ेंगे, इधर से भी चौड़ाई x है और इधर से भी x है, तो +x कर देंगे। और इधर भी 16, इधर से भी चौड़ाई जोड़ेंगे और इधर से भी x ही है ना चौड़ाई, तो x + x कर देंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हल करते हुए आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। दिया है आयताकार मैदान की लंबाई
आयताकार मैदान की लंबाई बराबर 26 मीटर, चौड़ाई बराबर 16 मीटर तथा रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 184 मीटर स्क्वायर। अब आयताकार मैदान का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, इससे पहले क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने जो बड़ा वाला यहाँ आयत बन रहा है उसका लंबाई और चौड़ाई नहीं लिखा है ना, अभी तो आयताकार मैदान का ही लिखा है, तो इसलिए इसका पहले क्षेत्रफल निकाल ले रहा हूँ। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई दिया है 26 इंटू चौड़ाई जो दिया है 16 इज इक्वल टू, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो 416 मीटर स्क्वायर में आएगा, 2 बार मीटर है तो मीटर स्क्वायर। अब हम मान लेते हैं कि रास्ते की जो चौड़ाई है वो x मीटर है, माना रास्ते की चौड़ाई बराबर x मीटर, इंग्लिश में ही लिख रहा हूँ तो इंग्लिश में ही लिख देता हूँ सॉरी, मैं बार बार भूल जाता हूँ, तो x मीटर है, ठीक है। अब रास्ते सहित मैदान की लंबाई कितनी हो जाएगी, जैसा कि मैंने बताया 26 प्लस एक्स प्लस एक्स। मैदान की लंबाई बराबर 26 प्लस एक्स इज इक्वल टू 26 प्लस 2x तथा मैदान की चौड़ाई इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स इज इक्वल टू 16 प्लस 2x। अब हम निकाल सकते हैं क्षेत्रफल, है ना, रास्ते सहित, इसीलिए रास्ते सहित मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 26 प्लस 2x एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 16 प्लस 2x। अब इसे आगे चल के सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। अब रास्ते का क्षेत्रफल जो कि ऑलरेडी दिया है, ये किसके बराबर होगा, रास्ते सहित मैदान का क्षेत्रफल में से अगर हम घटा दें आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, इस पूरे क्षेत्रफल में से अगर इस क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तो बचेगा क्या, यही पूरा क्षेत्रफल बचेगा, और यही क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल है। तो हम लिख सकते हैं रास्ते का क्षेत्रफल बराबर रास्ते सहित मैदान का क्षेत्रफल मैदान का क्षेत्रफल ऋण आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। अब ये दिया है कितना है 184 बराबर, ये हमने अभी ज्ञात किया है 26 प्लस 2x एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 16 प्लस 2x, बीच में इंटू है ना, इंटू लिखिए चाहे ना, वो तो ब्रैकेट में है तो इंटू ही है। अब यहाँ रेड, इसे हमने ज्ञात किया कितना 416। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पहले पद का गुणा पहले पद के साथ, फिर पहले पद का गुणा दूसरे पद के साथ, इसी प्रकार से सिंप्लीफाई होगा। तो आगे अगर सिंप्लीफाई करें, यहाँ 184 बराबर 26 का गुणा अगर 16 के साथ, चलिए एक बार फिर लिख लेता हूँ, फिर अगर करेंगे, सॉरी 26 है 216 नहीं है, 26 प्लस 2x एक ब्रैकेट में और 16 प्लस 2x दूसरे ब्रैकेट में, और यहाँ है ऋण 416। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो 184 बराबर 26 का गुणा अगर 16 में करेंगे तो 26 16 का अगर गुणा किया था तो 416 आया था, तो यहाँ 416, फिर 26 का गुणा अगर 2x में किया, 26 दूना 52, तो प्लस यहाँ भी है प्लस यहाँ भी है, तो 52x, फिर 2x का अगर 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 2 32 होता है, तो 32x हो जाएगा, और फिर 2x का अगर 2x में किया, प्लस प्लस में है तो प्लस, और 2 2 4 4x स्क्वायर, और यहाँ माइनस 416।
अब यहाँ प्लस में है 416 और यहाँ माइनस में है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 4x² यहाँ x जो है वो x² जो है वो प्लस में है तो इसे उठा के इधर लाएंगे। तो 4x² को पहले मैंने लिख लिया, फिर इन दोनों का योग भी कर लेते हैं। तो 52 में अगर 32 को जोड़ा तो कितना आएगा 84। तो यहाँ प्लस में 84 x लिख लिया और फिर हमारा कुछ भी नहीं बचा है, इसे उठा के इधर लाएंगे तो -184 बराबर 0। अब यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, 4 को अगर बाहर निकाल लूँ तो यहाँ x² बचेगा और 4 से अगर इसे डिवाइड करूँ 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21x बच जाएगा, -4 चौक 16 और 4 छंग 24, 46 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। 4 को अगर इधर भेज दूँ तो x² प्लस 21x माइनस 46 बराबर 0 है ना। 4 से अगर 0 से अगर 4 को डिवाइड करेंगे, सॉरी 4 को अगर 0 से डिवाइड किया, अरे मैं उल्टा बोल दे रहा हूँ, 0 से अगर 4 को डिवाइड किया तो 0 आ गया। अब 46 का गुणा x² के गुणांक के साथ करेंगे और इसका ऐसा खंड करेंगे कि जोड़ने या घटाने पे 21 आ जाए। तो 46 को अगर छोटे छोटे खंडों में मैं बांटूँ तो ये 23 गुणित 2 आएगा। अब यहीं से मिल गया हमें, 23 माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा 21। तो इसकी जगह 23 ऋण 2 करना है तो x² प्लस 23 ऋण 2, बाहर x रखेंगे -46 बराबर 0। तो x² प्लस 23 का अगर x में किया तो 23x, ऋण 2 का अगर x में किया तो ऋण 2x, ऋण 46 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन दिख रहा है x, तो x को अगर बाहर निकाल लिया तो x प्लस 23 यहाँ बचेगा। यहाँ ऋण है तो ऋण को सबसे पहले बाहर निकाला और 2 इन दोनों में कॉमन है तो 2 को निकाल लिया। ऋण कॉमन लेने की वजह से x जो है वो धनात्मक मिलेगा और ये भी ऋण जो है वो धनात्मक मिलेगा। 2 से अगर 46 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 23 बराबर 0। अब यहाँ से x प्लस 23 को बाहर निकाल लिया तो बचेगा क्या, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 बराबर 0। एक बार x प्लस 23 बराबर 0 लेंगे या x ऋण 2 बराबर 0 लेंगे, तो यहाँ से x बराबर ऋण 23 मिलेगा या x बराबर क्या मिल जाएगा धनात्मक में 2। अब हम क्या करें, चौड़ाई जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है तो इसीलिए धनात्मक मान को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं, चूंकि रास्ते की चौड़ाई याद करनी थी ना हमें तो ऋणात्मक तो हो नहीं सकती है। चूंकि चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती इसीलिए x बराबर 2 को कंसीडर किया हमने। अतः रास्ते की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2 मीटर। अतः रास्ते की चौड़ाई, जैसे हमने x ही माना था ना, 2 मीटर है। तो ये हो गया उत्तर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं, उसके बाद आगे जो पढ़ेंगे हम वो क्या होगा, समांतर श्रेणी ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 23वां प्रश्न है, दो स्टेशन एक दूसरे से 200 किलोमीटर दूर हैं। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह 1 घंटा पहले पहुंच जाती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब ऐसा ही प्रश्न हम प्रश्न संख्या 15 और 17 को हल कर चुके हैं, तो वैसा ही है, बस इसमें एक डिफरेंस है कि उनमें दो गाड़ियों का कंपेयर होता था। अब यहाँ पर एक ही रेलगाड़ी है और उसी की चाल को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जा रहा है, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस है। तो आप वीडियो को पॉज करते हुए खुद से इसे लगा सकते हैं और अगर आपका आंसर आ जाता है तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो आप वीडियो कंटिन्यू कर लीजिएगा। तो चलिए हल करते हैं। मान लेते हैं सबसे पहले, माना रेलगाड़ी की एक समान चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर है। तो 200 किलोमीटर जो दूरी है वो तय करने में लगा समय क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा ना, जो कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो ये फॉर्मूला तो आपको बता ही चुका हूँ, तो मैं सीधे सीधे हल करा रहा हूँ। रेलगाड़ी द्वारा 200 किलोमीटर दूरी
तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल, जो कि x किलोमीटर बराबर है। और जब रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर बराबर अधिक होती है तब चाल बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 10। कुल चाल आप लिख सकते हैं, तब कुल चाल बराबर x प्लस 10 किलोमीटर, या सिर्फ चाल ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। इसीलिए रेलगाड़ी द्वारा 200 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर 200 बटा x धन 10 हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार मैं मान लेता हूं कि दोनों एक समान समय ले रहे हैं, तो मान लेते हैं 200 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 200 अपॉन एक्स प्लस 10। इसी प्रकार से हम समीकरण बनाते हैं। अब इसमें से अधिक समय कौन लेगा, जो धीमी चाल से चलेगा, और धीमी चाल किसकी है, इसी की है। तो जो अधिक समय ले रहा है उसमें हम चाल को क्या करेंगे, मतलब जो समय 1 घंटा, देखिए प्रश्न में दिया है यदि रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। तो टाइम कम कौन ले रहा है, ये ले रहा है, तो इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा और इसमें घटाना पड़ेगा जो अधिक टाइम ले रहा है ना। तो या इसमें -1 कर लीजिए या तो इसमें +1 कर लीजिए, समीकरण सेम बना रहेगा। तो चलिए इसमें -1 कर लेते हैं, या इसमें +1 करेंगे तो भी वही समीकरण बनेगा। अभी समझा देता हूँ आपको। इसका पक्षांतर इधर कर लेंगे, इसका पक्षांतर इधर करेंगे, तो 200 अपॉन एक्स, ये इधर आके -200 अपॉन एक्स प्लस 10, और ये इधर आके प्लस में हो जाएगा 1। अब अगर यहाँ +1 किया होता तो भी वही होता, इसे उठा के इधर करते तो माइनस में रहता, और ये ऑलरेडी यहाँ प्लस में रहता। तो बात तो वही है ना। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा 15वें क्वेश्चन में ही, तो आसानी से आप समझ लेंगे। अब या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या तो एलसीएम ले लीजिए। तो अभी तक तो हम एलसीएम लेते हुए हैं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x प्लस 10 का मल्टीप्लाई 200 से करिए तो 200x प्लस 10 का मल्टीप्लाई अगर 200 से होगा तो 2000 हो जाएगा। x का मल्टीप्लाई 200 के साथ होगा तो -200x हो जाएगा, अपॉन में इनका भी आपस में मल्टीप्लाई होगा। x का अगर x के साथ किया तो x स्क्वायर, प्लस 10 का अगर x के साथ किया तो 10x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ 200x प्लस में है और माइनस में है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, प्लस में 2000। तो 2000 इधर बचा हुआ है इज इक्वल टू, यहाँ मिलेगा x स्क्वायर प्लस 10x, इसे उठा के इधर लाते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 10x के साइड में ला रहा हूँ -2000 को। अब इधर क्या बचेगा, 0। 2000 का मल्टीप्लाई हमें करना है x स्क्वायर के गुणांक के साथ, जो कि 1 है। 2000 का मल्टीप्लाई अगर 1 के साथ करेंगे तो 2000 मिलेगा, और 2000 का हमें ऐसा खंड करना है कि जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, 10। तो 50 गुणित 40 करें तो 2000 मिलेगा। 5 चौक 20 होता है और 2 शून्य है, लगा लिया, 2000 मिल गया। अब 50 में अगर 40 को घटाऊंगा तो कितना आएगा, 10। इसकी जगह क्या रखना है, 50 ऋण 40। तो एक्स स्क्वायर धन 50 ऋण 40, और बाहर x ऋण 2000 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर धन 50 का अगर x में किया तो 50x ऋण 40 का अगर x में किया तो ऋण 40x ऋण 2000 बराबर 0। अब यहाँ x कॉमन है तो x को अगर बाहर निकाल लिया तो x प्लस 50 यहाँ बच जाएगा, यहाँ ऋण है तो ऋण लिख लिया। इन दोनों में 40 कॉमन है तो x माइनस कॉमन लेने की वजह से ये भी प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा, यहाँ 50 बचेगा। अगर 40 से 2000 को डिवाइड करेंगे 50 बचेगा, इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट सेम मिल रहा है तो x प्लस 50 को बाहर निकाल लिया तो x माइनस 40 यहाँ पर मिलेगा, इज इक्वल टू 0। अब एक बार x प्लस 50 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x इज इक्वल टू -50 या
x इज इक्वल टू 40। अब हमें पता है कि चाल जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, अर्थात -50 तो नहीं हो सकता है, तो कंसीडर किसे करेंगे, x इज इक्वल टू 40 को। तो लिख सकते हैं चूंकि चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसीलिए x इज इक्वल टू 40। अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर पर आवर है। तो ये हो गया इसका उत्तर। तो आज जो है वो एक्सरसाइज 4 पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब जो अगला एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे वो है समांतर श्रेणी, तो उसकी वीडियो भी जल्द लाने की कोशिश करूँगा। और वीडियो के एंड में अभी आपको मिलेगा राइट साइड में प्लेलिस्ट का बटन और लेफ्ट साइड में मिलेगा सब्सक्राइब का बटन। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेफ्ट साइड वाला बटन दबाते हुए सब्सक्राइब कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट में आपको जितने भी प्रीवियस वीडियो हैं क्लास 10th के वो मिल जाएंगे। क्लास 9th में भी ऐसे ही होता है। वीडियो के एंड में आपको राइट साइड में प्लेलिस्ट का बटन मिलता है और लेफ्ट साइड में सब्सक्राइब का बटन। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।